welcome to Seven Learners. My name is Gufrana Asmat and today is 22nd December. तो स्वागत है आपका प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम जल्दी से देखते हैं आज के लिए हमारे पास कौन कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो जो पहला सेक्शन है वो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है। सो वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट ब्लैक ब्रॉड एल्बाट्रॉस। ओके, ये पिक में आप देख सकते हैं डक के जैसा आपको दिख रहा होगा एल्बाट्रॉस। तो रिसर्चर्स ने ये बताया है कि देखो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ये थ्रेट जस्ट ह्यूमन जैसे हम बोलते हैं ना कि ह्यूमंस के लिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा थ्रेट है, बट डे टू डे हमें दिन ब दिन इस चीज़ का साक्ष्य मिलता जा रहा है कि दिस क्लाइमेट चेंज इज़ अ बिग थ्रेट इवन फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड। तो जैसे कि आपका अभी आज हम जो न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं वो ब्लैक ब्राउड एल्बाट्रॉस के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, सो क्लाइमेट चेंज और वार्मिंग वाटर्स जो है ना, दीज आर पुशिंग ब्लैक ब्रॉड एल्बाट्रॉस टू ब्रेक अप रेट्स हायर। ठीक है, अब देखो हम ये क्लाइमेट चेंज इसको अफेक्ट कर रहा है, तो हम थोड़ा अब देखेंगे ब्लैक एल्बाट्रॉस के बारे में कि ये कौन सा स्पीशीज होता है, थोड़ा इसका फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो किसी भी स्पीशीज को पढ़ने से पहले मैंने बोला आपको उसका IUCN स्टेटस आपको ध्यान में रखना है। तो ये लीस्ट कंसर्न IUCN स्टेटस में है, लेकिन दिस ब्लैक ब्राउड एल्बाट्रॉस भी क्लाइमेट और वार्मिंग वाटर्स की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। ब्लैक ब्राउड एल्बाट्रॉस जो होता है, दे आर अ मेंबर ऑफ एल्बाट्रॉस फैमिली। इस फैमिली का नाम है डियोमेडाई। ओके, ट्यूब नोजेस होता है, ये आप इसको पिक में देख सकते हैं। इसका जो बीक बोलते हैं, ये एक ट्यूब स्ट्रक्चर के तरह होता है। ठीक है, ये बहुत कॉमन और वाइड स्प्रेड एल्बाट्रॉस है। ठीक है, और इसका नाम जो है ना, the name comes from the black plumage above their eyes। ये देख रहे हो एक लाइनिंग इनके आईज के बगल में, ये मरीन बर्ड्स होती हैं। और ये देखो ये मरीन बर्ड्स हैं, तो जैसे कि डक को आपने देखा होगा ना, दे स्टे इन वाटर, बट ये जो डक आपकी मरीन बर्ड है, they can traverse the ocean in the southern hemisphere returning to land only to breed। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा तक टाइम जो है ये पानी में बिताती है, ये इसकी स्पेशलिटी है। ये आपको साउथ अटलांटिक में कहीं पर भी मिल जाएगी। ठीक है, सर्कमपोलर इन द सदर्न हेमिस्फीयर ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी ट्रैवल करती है व्हेन ट्रैवल इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर विद द कोल्ड करंट। ठीक है, सितंबर अक्टूबर के टाइम में ये ब्रीड करती हैं अटलांटिक ओशन में। ठीक है, जैसे कि अटलांटिक ओशन के कुछ आइलैंड्स में, जैसे कि साउथ जॉर्जिया आइलैंड, फाकलैंड आइलैंड, ठीक है, साउथ सैंडविच, केप हॉर्न आइलैंड, इन आइलैंड में ये ब्रीड करती हैं। तो ये थोड़ा न्यूज़ हमारा जो है ब्लैक ब्राउड एल्बाट्रॉस के बारे में, इसका IUCN स्टेटस आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा न्यूज़ हमारा डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, ये एक टेक्निक है जो रिसेंटली एक फ्लाइट ने डेमोन्स्ट्रेट किया है। कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम ऑफ 500 kg कैपेसिटी कैट्स। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं कैट्स 500। इसको कंडक्ट किया गया है बाय आर्डरे बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म है इसका एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, ये जो है ना, ये सब जो बहुत सारे जो वर्क हो रहे हैं हमारे डिफेंस के सेक्टर में, हम इवन कल्चर के सेक्टर में बहुत सारा हमारा जल्दी जल्दी काम हो रहा है। ये एक सीरीज का पार्ट है। जैसे हमारा अभी इंडिपेंडेंस को 75 ईयर्स होने वाला है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारा सेलिब्रेट होने वाला है इसके लिए। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एडरेडी के बारे में, मैं इसको शॉर्ट में एडरेडी बोलती हूँ। एडरेडी इज एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। तो इसके बारे में और थोड़ा सा हम कैट्स 500 के बारे में देखते हैं कि कंट्रोल एरियल डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, देखो ये यूज़ होता है प्रिसाइज डिलीवरी के लिए। प्रिसाइज डिलीवरी 500 जो 500 kgs है, उतना वेट का ये प्रिसाइज जो प्री डिटरमाइंड लोकेशन होगा ना, उस लोकेशन में जाकर के वो डिलीवर करेगा। ठीक है, मेकिंग यूज ऑफ मैन्यूरेबल कैपेबिलिटीज ऑफ राम एयर पैराशूट। ये दिख रहा है पिक्चर में, आप पैराशूट को यूज करके ये यूज करता है आपका GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को यूज करता है। कोऑर्डिनेट्स हम डालते हैं, एल्टीट्यूड लेता है, सेंसर्स से लेकर के डिटेक्ट करके ये एकदम प्री डिटरमाइंड डेस्टिनेशन पे ये पेलोड 500 kgs का लेकर के जा सकता है। ठीक है, कैट्स विद इट्स ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक यूनिट ऑटोनोमसली स्टीयर्स इट्स फ्लाइट पाथ यूजिंग वे पॉइंट नेविगेशन टुवर्ड्स टारगेट लोकेशन बाय ऑपरेटिंग कंट्रोल्स। इन शॉर्ट ये इसका मतलब यही होता है कि GPS का कोऑर्डिनेट्स को लेकर के कैट्स का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट है
ये सब को लेकर के वो एग्जैक्ट फ्लाइट के पाथ में जा करके नेविगेशन को यूज करके वहां पर प्रिसाइज डिलीवरी होता है। तो कैट्स 500 के बारे में ये है। अब आरडीडी के बारे में बोले तो ये देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आरडी आपको दिख ही रहा है, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है किसकी, बहुत इंपॉर्टेंस डीआरडीओ की। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आप बिल्कुल याद रखेंगे, आरडीडी ये आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है, किसकी, डीआरडीओ की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है। इट इज इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ पैराट्रूपर पैराशूट सिस्टम, एयर क्रू पैराशूट सिस्टम, अम्यूनिशन पैराशूट सिस्टम, ब्रेक पैराशूट सिस्टम, मतलब जितनी भी वो सारी चीज़ें ना जो हम डिलीवरी के लिए, एरियल के लिए इनफैक्ट हम बोलेंगे, ठीक है, हेवी ड्रॉपिंग के लिए बोलेंगे, एयरशिप टेक्नोलॉजीज के बारे में बोलेंगे, इन सब फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम ये करती। अभी जो इसका काम है ना, करंटली इट इज इन्वॉल्व इन आर्मामेंट डिलीवरी पैराशूट्स, बलून बराज एंड सर्वेलेंस सिस्टम, तो ये सारे में अभी करंटली ये काम कर रही है। बट जो एरियल से रिलेटेड जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ये आपकी ये लेबोरेटरी करती है, जो आपकी डीआरडीओ की लेबोरेटरी है। इकोनॉमी का हम नेक्स्ट सेक्शन में एक न्यूज़ देखते हैं। अभी जो है ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, जिसको अकीज बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, इसका जो है फर्स्ट राउंड में हमें पता चला है कि देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 29% इन 9 सेलेक्टेड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कंपेयर टू कौन सा, 6th इकोनॉमिक सेंसस 2013-14। इससे हमें पता चला कितना परसेंट, 29%। तो हम थोड़ा सा हाइलाइट्स देखेंगे कि आपका एम्प्लॉयमेंट सर्विस का की हाईलाइट क्या था, तो ये हम थोड़ा सा हाईलाइट देखेंगे, और थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे कि अकीज क्या होता है, ठीक है। अभी देखो गवर्नमेंट ने रिलीज किया है द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट राउंड अकीज का फॉर द पीरियड अप्रैल टू जून 2021, ठीक है। अभी आपको ये नोट करना है, QAES जो है आपका क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट सर्वे जो है इज द पार्ट ऑफ ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। QES इज पार्ट ऑफ आपका अकीज, ठीक है। अब ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड सर्वे क्या होता है, इसको कौन रिलीज करती है, इसको लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये रिलीज करती है। इसका पर्पस यही है कि आपको ये क्वार्टरली अपडेट देता है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज का, कि कितना ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितना आपका क्या चल रहा है, कितना आपका एम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है। 9 सेलेक्टेड सेक्टर्स में ये काम करती है, ठीक है। और ये जो 9 सेलेक्टेड सेक्टर्स है ना, ये मेजॉरिटी ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट को दर्शाती है नॉन फार्म एस्टैब्लिशमेंट में। 9 सेक्टर में आपको ये सेक्टर्स ध्यान में देना है। देखो मैन्युफैक्चरिंग तो आपका होगा, कंस्ट्रक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ट्रेड, अब ट्रेड के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, एजुकेशन एंड हेल्थ इज इक्वली इंपॉर्टेंट, एकोमोडेशन, रेस्टोरेंट, आईटी, बीपीओ एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये अकीज का जो 9 सेलेक्टेड सेक्टर्स है, ये सेक्टर्स को ध्यान दे। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दो। ट्रेड होगा तो ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, एजुकेशन और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, एकोमोडेशन, रेस्टोरेंट को ध्यान देना, रेस्टोरेंट, आईटी, बीपीओ, फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये इतना सारा आपका 9 सेक्टर्स होता है, और दिस इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड बोथ, ठीक है। 2 कंपोनेंट है अकीज के अंदर, एक QES बोलते हैं, एक FEES बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नोट में आपको बोला ना, QES इज अ पार्ट ऑफ अकीज, तो अकीज का 2 कंपोनेंट होता है, एक QES दैट इज क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्विस, और एक होता है AFES दैट इज एरिया फ्रेम एस्टैब्लिशमेंट सर्वे। तो अब थोड़ा सा डिफरेंस इसमें हम देखते हैं क्या होता है। देखो आपका जो क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे है ना, तो आपको क्वार्टरली नाम से ही ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेलेवेंट डेटा को कवर करता है, कंपाइल करता है फ्रॉम अबाउट 12,000 एस्टैब्लिशमेंट सेलेक्टेड थ्रू सैम्पलिंग डिजाइन टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द 9 सेक्टर within each state union territory, as also each size class range of the number of workers within each state। मतलब ये हर एक स्टेट का 9 सेक्टर्स को लेकर के अप्रॉक्सीमेटली 12,000 एस्टैब्लिशमेंट का डेटा को कंपाइल करके एक सैम्पल साइज में प्रेजेंट करता है, और हर एक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का अलग अलग करता है। एरिया फ्रेम एस्टैब्लिशमेंट सर्वे है ना, ये अनऑर्गेनाइज सेगमेंट को कवर करता है विथ लेस देन 10 वर्कर्स थ्रू अ सैम्पल सर्वे। ये सैम्पल सर्वे से ये दिस इज लाइक थोड़ा लेस कॉम्प्रिहेंसिव होता है, जो
वो एस्टैब्लिशमेंट होती है जहाँ पे 10 से कम लोग काम करते हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ द जगह जहाँ पे 10 से कम लोग काम करते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट टाइप में आता है, तो उस चीज़ को लेकर के ये भी डेटा प्रेजेंट करता है। अभी जो हमारा QES आया है, क्वार्टरली वाला एम्प्लॉयमेंट सर्वे आया है, उससे हमें पता चला है जैसे मैंने आपको बताया 29% इंक्रीमेंट हुआ है 9 सेक्टर्स में ड्यूरिंग द पीक कोविड-19 मंथ्स, हाँ, ओवर अ बेस ऑफ हम 6th इकोनॉमिक सेंसस से इसको कंपेयर करें, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप कंपेयर करोगे तो एक बेस तो आपको लेना पड़ेगा ना, तो हम इसको बेस 2013 एंड 14 लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा और बढ़िया ग्रोथ हुआ है ना दोस्तों, वो हमें IT के BPO सेक्टर में दिखना पड़ा है, और टोटल इंक्रीमेंट अप्रॉक्सीमेटली 152% यहाँ पर रहा है, ठीक है। नियरली 90% ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट हैव बीन एस्टिमेटेड टू वर्क विथ लेस देन 100 वर्कर। देखो अभी कोविड के टाइम में जहाँ इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, तो ये हमें देखो ये एक चीज़ पता चल रहा है कि देखो इंडिया में भले ही काम का, इंसान का जॉब, ये सब सारा का लॉस हुआ, लेकिन इंसान कहीं ना कहीं काम में, किसी न किसी काम में फिक्स हो गया, और बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ पे तो लेस देन 100 वर्कर्स काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे भी अच्छी आपकी इंक्रीमेंट हुई है, ठीक है। डिक्लाइन कहाँ हुआ है आपका, ये एक इम्पॉर्टेंट होता है, इसको आप VIP करके मार्क कर लो। डिक्लाइन हुआ है शेयर ऑफ फीमेल वर्कर में। जब 6th इकोनॉमिक सर्वे हुआ था हमारा, तो उसमें 31% फीमेल काम करती थी, अभी 29% हुई है लेटेस्ट वाला में, तो डिक्लाइन हुआ है यहाँ पे फीमेल वर्कर्स में, तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना। 9 सेक्टर्स टोटल जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, एकोमोडेशन, IT, BPO, रेस्टोरेंट, इन द लास्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, उन सारे सेक्टर्स में 2 सेक्टर्स जैसे ट्रेड एंड एकोमोडेशन और रेस्टोरेंट जो है, ये थोड़ा आपका डिक्लाइन हुआ है, बाकी सब में आपका इंक्रीमेंट हुआ है। तो ट्रेड देखो बंद था, तो ट्रेड काफ़ी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। एकोमोडेशन एंड रेस्टोरेंट इस चीज़ में भी, क्योंकि उतना ज़्यादा आपका लोग घूमने के लिए बाहर नहीं जा रहे थे, क्योंकि सब कुछ बंद था, रेस्टोरेंट में खाना पीना बंद था, तो ये 2 सेक्टर में आपका प्रॉब्लम हुआ है, थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। तो ये मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया कीज के बारे में। तो इसका अगर आपको MCQ क्वेश्चन बनता है तो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को मिस ना करें, इंपॉर्टेंट है ये, तो थोड़ा आप इस पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ है वो फिग्यूटिव या फिर फिजिटिव बोले आप इसको, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के बारे में है। तो यूनियन में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इन्फॉर्म किया है लोकसभा को, ठीक है, कि बैंक ने अप्रॉक्सीमेटली 13,000 करोड़ 30,000 करोड़ को, जो नीरव मोदी, मेहुल चौकसी एंड विजय माल्या, बहुत फेमस नेम्स रह चुके हैं, आप अगर आपको पता होगा तो ये बहुत न्यूज़ में रह चुके थे, जो जिनको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया था, तो इन लोगों से पैसा इतना अप्रॉक्सीमेटली 13,000 हमारा रिकवर, 13,000 करोड़ रिकवर हुआ है, ठीक है। अभी देखो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर क्या होता है, और अगर हम इसको किसी को अगर हम इस चीज़ का टैग लगाते हैं, जैसे हम रिसेंट पास्ट में ये 3 लोग हमारे न्यूज़ में बहुत ज़्यादा थे, विजय माल्या, नीरव मोदी एंड मेहुल चौकसी के बारे में, तो इनको अगर हम FEO फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स डिक्लेयर करते हैं, तो वो किस एक्ट के द्वारा डिक्लेयर करते हैं, वो PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके द्वारा हम इनको ये डिक्लेयर करते हैं। अब हम थोड़ा सा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के बारे में देखते हैं। 2018 की एक्ट, ठीक है, इट बिकेम अ लॉ इन 2018 ओनली। इसका ऑब्जेक्टिव यही है दोस्तों कि जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं, जो चीट करने की कोशिश करते हैं इंडियन लॉ को, ठीक है, इंडियन कोर्ट से बाहर रह करके, या फिर जो बहुत लार्ज अमाउंट में बैंक से पैसा लेकर के, मतलब इकोनॉमिक कैपेसिटी में जो चीज़ों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों के ऊपर जो एक्शन लेना है वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स में आता है, ठीक है। कि इसमें क्या होता है कि देखो बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे ये व्हाट दीज पीपल एक्सप्लॉइटेड द इंडियन बैंक्स एंड देन दे टुक लोन एंड देन दे रैन अवे टू सम अदर कंट्री। सो इफ दे आर इन सम अदर कंट्री, द इंडियन जुरिडिक्शन वोंट बी एबल टू पुट एनी चार्ज ऑन देम। तो हमारा जो PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यही करता है कि इफ something is done in India, something economic exploitation is done in India, and if that person is outside India, outside the purview of the jurisdiction, still that person can be brought under the Indian jurisdiction। किस चीज़ के बेसिस पे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के द्वारा अगर उसको FEO डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो हम उसको इंडियन लॉ में घसीट करके ला करके ट्रायल कर सकते हैं उनके ऊपर। तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर क्या होता है, देखो कोई भी एक इंडिविजुअल, ठीक है,
एनी इंडिविजुअल, ठीक है, जिन्होंने एक ऑफेंस किया है और वो अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ रुपीस का हो या फिर उससे ज़्यादा हो, ठीक है, और वो इंडिया से भाग गए हो, दे हैव रन अवे फ्रॉम आवर कंट्री, किस लिए, सेम चीज़ की वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को अवॉइड कर सके। तो इंडिविजुअल के लिए अमाउंट इज़ 100 करोड़ प्लस, कोई भी अगर ऐसा करके इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इंडिया में किसी भी तरह का करके अगर वो इंडिया से भाग गए हैं तो उनको हम इकोनॉमिक ऑफेंडर बोलते हैं, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बोलते हैं, ठीक है। एक स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश की जाती है पीएमएलए के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, वो कोर्ट डिक्लेयर करती है कि वो इंसान आपका फ्यूजिटिव है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद उस कोर्ट के पास ये भी पावर दी जाती है ना, वो कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकता है कि आप इस इंसान का जितना भी प्रॉपर्टी है ना, जितना एक्सप्लॉयटेशन सपोज इन्होंने किया 120 करोड़ का एक्सप्लॉयटेशन, तो उतना का जो उनका प्रॉपर्टी है आप अटैच कर लो और फिर प्रोसीड करो, ठीक है। और इसका जो अपील होता है ना स्पेशल कोर्ट का, अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द स्पेशल कोर्ट विल लाई बिफोर द हाई कोर्ट, तो फिर इसकी अपील जो होती है वो हाई कोर्ट के ऊपर होती है। तो न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि उनका जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच करके अभी अप्रॉक्सीमेटली 13,000 करोड़ रुपीस जो है उसको रिकवर कर लिया गया है। तो आई होप सो एफईओ क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम के बारे में है, ठीक है, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक इन दोनों ने साइन किया है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम, ठीक है। ये आती है आपके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर। देखो इसका काम यही है ना कि ये आपकी 350 मिलियन की प्रोजेक्ट है, ठीक है, 350 मिलियन प्रोजेक्ट है आपका पॉलिसी बेस्ड लोन टू इम्प्रूव एक्सेस टू अर्बन सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। अर्बन सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आपका 350 मिलियन का ये पॉलिसी बेस्ड लोन है। ये ओवरऑल प्रोजेक्ट है जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक साथ में कर रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको हमें इस चीज़ के लिए अर्बन सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए इतना पैसा दे रही है, ठीक है। इसमें वही इन्हांस करना है सर्विस डिलीवरी को, परफॉर्मेंस बेस्ड सेंट्रल फिस्कल ट्रांसफर टू अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, ताकि ये हमारा एकमात्र इसका काम यही है कि नाम से समझ में आएगा अर्बन डेवलपमेंट करना है हमको, ठीक है। एडीबी क्या करेगा, विल प्रोवाइड नॉलेज एंड एडवाइजरी सपोर्ट कि प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्योंकि वो पैसा प्रोवाइड करे, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन भी एडीबी आपको देखेगा। एडीबी क्या है, अब मैं एडीबी बोल रही हूँ। एडीबी एक बैंक है, ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक है दोस्तों, 1966 में एस्टैब्लिश की गई थी, काफ़ी पुरानी बैंक है। इसकी हेडक्वार्टर्स फिलीपींस में मनीला में है, ठीक है। एडीबी का काम यही है कि आपको एशिया में जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना उस चीज़ के लिए ये लोन देती है, ठीक है। एडीबी काम तो आपकी क्लोजली वर्ल्ड बैंक की तरह करती है, लेकिन हैज़ अ सिमिलर वेटेड वोटिंग सिस्टम। इसमें अभी 68 मेंबर्स है, ये ऑफिशियल ऑब्जर्वर है यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम की, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। और अभी जो है बैंक का इंडिया 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है एंड टॉप बोरोवर है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन हमें हेल्प कर रहा है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के लिए एडीपी, एंड द अमाउंट इज $350 मिलियन। इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड न्यूज है। डीलिमिटेशन कमीशन इसने प्रपोज किया अभी 6 एडिशनल सीट्स फॉर जम्मू 1 फॉर कश्मीर वैली। तो 6 एडिशनल सीट जम्मू के लिए और 1 आपकी कश्मीर वैली के लिए। तो हमारा डीलिमिटेशन कमीशन हमेशा दोस्तों न्यूज़ में आते रहता है, तो हम इस चीज़ के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। अभी देखो डीलिमिटेशन कमीशन जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए ना, अभी जब वो यूटी डिक्लेयर हुआ था तो ये दिस वाज सेटअप अंडर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, ठीक है। क्यों पहले क्यों नहीं, क्योंकि सेंटर ने आर्टिकल 370 को कब रिवोक किया, अभी तो वो हाल फिलहाल ही रिवोक हुआ है, तो उसके बाद आपका ये एक्ट बना था, ठीक है। इफ द प्रपोजल इज क्लियर, तो जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूएंसी का सीट है ना, इट विल राइज फ्रॉम 83 to 90, क्योंकि 83 पहले था और अभी उसमें +7 करने की बात हो रही है, ठीक है। उससे क्या होगा, 43 जम्मू में हो जाएगा और 47 आपका कश्मीर में हो जाएगा। एडिशनल ऑफ 24 सीट्स आर प्रपोज टू बी रिजर्व फॉर
पीओके, हम अभी पीओके के बारे में भी ध्यान दे करके थोड़ा काम यहाँ पे कर रहे हैं। डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, ये बाउंड्री फिक्स करने के लिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, ये उस चीज पे काम करता है, ठीक है। किसी भी हमारे जैसे देश में या फिर हमारे स्टेट में जहाँ जहाँ लेजिस्लेटिव बॉडी है वहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूएंसी और बाउंड्री फिक्स करने का काम करता है। ये एक हाई पावर बॉडी है, इसको बाउंड्री कमीशन भी बोलते हैं। आर्टिकल 82 और आर्टिकल 72 दो याद रखेंगे आप। स्टेट्स के लिए आर्टिकल 170 यूज होता है और इसको 82 से आपको पार्लियामेंट को पावर मिलती है डिलिमिटेशन एक्ट को इनैक्ट करने के लिए, ठीक है, आफ्टर एवरी सेंसस। ओके, नाउ अभी तक जो आपका डिलिमिटेशन कमीशन है वो 4 बार इनैक्ट हो चुका है दोस्तों। 1952, 62, यहाँ पे 63, 73 लिखा है, बट 1952, 62, 72 एंड 2002 ऐसे याद कर लो आप इस चीज को, ठीक है। 4 बार हो चुका है। ये जो अपॉइंट किए जाते हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं, और जो ऑर्डर्स हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड बिफोर एनी कोर्ट, मतलब इनका जो भी अगर इन्होंने बाउंड्री फिक्स की वो बाइंडिंग होती है। कंपोजिशन में 3 मेंबर होते हैं और ये 3 मेंबर बिल्कुल आपको ध्यान देना है। सर्विंग और रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के आपके चेयरपर्सन होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय सीएसी, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट एंड यूटी 3 मेंबर्ड बॉडी होता है। तो ये आपको डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। नेक्स्ट न्यूज जो है वो एक टर्म के बारे में, एंटी नेशनल, ठीक है। अभी देखो ये जो हम एंटी नेशनल सबको बोलते रहते हैं ना, ये जो वर्ड है एंटी नेशनल ये किसी भी स्टैट्यूट्स में डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन्फॉर्म किया है लोकसभा को, ठीक है। अभी देखो एंटी नेशनल एक्टिविटी, इसको इट वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग इमरजेंसी जो 1976 का टाइम था, लेकिन इसको बाद में रिमूव कर दिया गया था। मतलब करेंटली इट इज नॉट देयर, इट वाज देयर बट इट वाज ओमिटेड। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से इसको इसके अंदर डाला गया था, ठीक है। आर्टिकल 31D में जिसने डिफाइन किया था व्हाट इज एंटी नेशनल एक्टिविटी, एंड यही आर्टिकल 31D जो है ओमिट कर दिया गया था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, इसको सॉरी 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1977, इसमें इसको रिमूव कर दिया गया था। तो अभी क्या है, ये जो वर्ड है इट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन एनी स्टैट्यूट्स आल्सो। लेकिन देखो बहुत सारे जो क्रिमिनल लेजिस्लेशन होते हैं ना, ठीक है, उन लेजिस्लेशन से हमें पता चलता है कि वो कोई भी एक्टिविटीज जो डेट्रीमेंटल हो हमारी कंट्री के यूनिटी, डाइवर्सिटी और इंटीग्रिटी पे, उसको हम एंटी नेशनल बोलते हैं। 2019 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने रिलीज किया था क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। NCRB ने रिलीज किया था क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आप इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। इट इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, इसने इंक्लूड किया था क्राइम कमिटेड बाय एंटी नेशनल एलिमेंट्स, ठीक है। चैप्टर लिस्टेड नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिहादी टेररिस्ट एज द 3 एंटी नेशनल एलिमेंट। वरना इससे ज्यादा कहीं पर भी आपका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, स्टैट्यूट में कहीं भी एंटी नेशनल मेंशन नहीं है। बट एक रिपोर्ट जो एनसीआरबी ने पब्लिश किया था, पहली बार वहीं पे एंटी नेशनल ये शब्द देखा गया था। उसमें भी नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट के बारे में बात हुई थी, लेफ्ट विंग के बारे में, एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट में आपकी जिहादी टेररिस्ट, ये चीज मेंशन किया गया था। तो एक चैप्टर था आपका इस रिपोर्ट में। मिसलिनियस में हम एक न्यूज देखेंगे, हमारा लास्ट न्यूज होगा आज का, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ओके, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, ये जो इंडेक्स लाई गई थी, इस इंडेक्स को जो पब्लिश करती है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो रैंकिंग दी है ना दोस्तों इंडिया की, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने, ठीक है, इन्होंने हमारी रैंकिंग काफ़ी कम दी है, ठीक है। वेरियस रीजंस रहा है इस चीज़ का। तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, द सेंटर डज नॉट एग्री विद द कंक्लूजन्स जो आपके RWB रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने दी है, ठीक है। हमारा जो रैंक है, ठीक है, इंडिया 142nd है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। हम तो ये जो पूरा मेथडोलॉजी है ना जिससे ये इस चीज को रैंक करते हैं, ये क्वेश्चनेबल एंड नॉन ट्रांसपेरेंट है, ये हमारे सेंटर का कहना है इसके बारे में। तो आप ध्यान देंगे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पब्लिश करती है और इंडिया का रैंक 142 है इसमें आउट ऑफ 180
80 country and the first rank goes to Norway and the last rank 179। देखो यहाँ ये वाला जो आप चार्ट देख रहे हो ना, ये चार्ट में आपको 2021 2020 से पता चलेगा कि कौन सा ऊपर गया है कौन सा नीचे गया है। तो अगर हम इंडिया देखो, इंडिया 142 यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये चार्ट से आपको थोड़ा समझ में आएगा, बट आपको हमारा नॉर्वे फर्स्ट रैंक में है और इंडिया 142 रैंक में। आपके लिए बस काम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चलो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन अटेंड करते हैं। IUCN स्टेटस ब्लैक एल्बाट्रॉस का इंडेंजर्ड है, इज इट करेक्ट? आप गेस करो। कैट्स 500 ये प्रिसाइज डिलीवरी के लिए यूज होता है। 500 kg का प्री डिटरमाइंड लोकेशन होता है जहाँ पे हम इसमें यूज करते हैं राम एयर पैराशूट। QAS रिपोर्ट में आउट ऑफ 9 सेक्टर में 7 सेक्टर में ग्रोथ हुआ है और 2 सेक्टर जैसे ट्रेड अकोमोडेशन और रेस्टोरेंट में डिक्लाइन हुआ है। FEO फ्यूजिटिव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस उस इंडिविजुअल को बोला जाता है जिन्होंने 1000 करोड़ रुपीस या फिर उससे ज्यादा का क्राइम किया और इंडिया से भाग गए हों। कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से 31D इंसर्ट किया था, जिसमें एंटी नेशनल एक्टिविटी को डिफाइन किया गया था और उसको 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से निकाल दिया गया था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये रिलीज करती है आपकी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो वीडियो को पॉज करें दोस्तों और अटेम्प्ट करने की आंसर को कोशिश करें। तो ये रहा आपको आंसर मैंने यहाँ पे शेयर किया है, ये आपका लीस्ट कंसर्न है और यहाँ पे अमाउंट इज नॉट 1000 करोड़, इनफैक्ट इट इज 100 करोड़। रेस्ट ऑल आंसर्स आर ट्रू। तो आई होप दोस्तों यू हैव एंजॉयड द सेशन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेशन के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करेंगे जहां पे हम डिफरेंट क्लासेस का भी अपडेट्स देते हैं। द नेम ऑफ द चैनल इज वेवन लर्नर्स। लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।